Assalamu alaikum student. This is me Miss Fawzia Khan, your zoology teacher. Hope you all are fit and fine. Today we are going to start our first lecture of second year. Today we are going to start our first chapter, that is homostasis. ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है homostasis. So let's start with the definition of homostasis. What is homostasis? Homostasis ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू स्टे द सेम, किसी चीज़ को सेम रखना, ठीक है ना. होमो मीन्स सेम एंड स्टेटस मीन्स कंडीशन या स्टैंडिंग, मतलब किसी भी कंडीशन को सेम रखना. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होमोस्टेसिस. बॉडी की वो एबिलिटी जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल मीन्स अंदर के एनवायरनमेंट को सेम रखे, अंदर के कंडीशन को जो है सेम रखे या कांस्टेंट रखे, इसको हम कहते हैं होमोस्टेसिस, ठीक है ना. व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मीन्स एनी कंडीशन वेयर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, कोई भी कंडीशन ऐसी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है स्टे करता हो, रहता हो, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल फिशेज है, फिशेज हम कहते हैं कि सी में जो है सर्वाइव करती है, सी में रहती है पानी में. तो जो सी का इन्वायरमेंट है, सी की तमाम वो कंडीशन जो है वो जो है उनका इन्वायरमेंट हम उसको कहेंगे. फॉर एग्जांपल कोई और ऑर्गेनिज्म जो है पॉन्ड्स में रहता है तो उसका जो पॉन्ड्स के तमाम जो कंडीशन है वो उसका इन्वायरमेंट क्या रहेगा. सेम ऐसी अगर हम अपनी बात करें तो वी आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना. हम टेरेस्ट्रियल लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो हम जो टेरेस्ट्रियल है पूरा उसकी तमाम कंडीशन, वहाँ की हवा, वहाँ की तमाम कंडीशन जो है वो हम कहेंगे ये हमारा इन्वायरमेंट है. तो बॉडी की वो एबिलिटी जो इंटरनल बॉडी, इंटरनल मतलब बॉडी के जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखे, उसको सेम रखे, उस कंडीशन को कहते हैं होमोस्टेसिस. अच्छा, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, ठीक है ना, दो तरह की कंडीशन होती है, दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं. एक होता है इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट, द अदर वन इज एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट, ठीक है ना. इंटरनल में जो है बॉडी के अंदर जैसे कि ब्लड है, इनसाइड जो है, फिर उसके अंदर सेल का इन्वायरमेंट, ब्लड है, उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मतलब कंप्लीट बॉडी का जितना भी इन्वायरमेंट उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहेंगे. और एक्सटर्नल जो है वो बाहर, उसकी बॉडी का जो बाहर का इन्वायरमेंट उसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहेंगे. जैसे कि एयर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एसिडिटी है, ठीक है ना. मीन्स उनका क्या क्या इफेक्ट्स है इंटरनल इन्वायरमेंट का और क्या क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट्स है बॉडी के ऊपर, क्या क्या फैक्टर्स है, वो कैसे जो है उसको होमोसिस कैसे जो है मेंटेन रखता है, कैसे जो है एक कांस्टेंट कंडीशन में उसको रखता है, और तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. The organism or a cell maintain homeostasis by monitoring its internal condition, ठीक है ना. क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई जितने भी सेल है बॉडी के अंदर, बहुत सारे सेल हैं, वो होमोस्टेसिस कंडीशन को मतलब अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन कैसे रखते हैं कि जो अंदर का कंडीशन है उसको मॉनिटर करते हुए, ठीक है ना. कैसे एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना. जैसी ही कंडीशन बॉडी की कोई कंडीशन जो है जिसका ऑप्टिमल स्टेट है, मतलब ऑप्टिमल स्टेट से अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो बॉडी के जो कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, जो बॉडी को, जो हमारे ब्रेन को, या जो वो मैकेनिज्म जो होमोस्टेसिस करवाते हैं, वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में होमोस्टेसिस करवाते हैं, उनको जो है वो फीडबैक देगा, ठीक है ना. तो वो तमाम मैकेनिज्म जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, जो जो हमारा जो बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो ऑप्टिमल जो रेंज है उससे ऊपर या नीचे हुआ है उसको दोबारा से कांस्टेंट रखने के लिए, दोबारा से सेम कंडीशन में लाने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर में ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो 37 से जो है 37 से अगर टेम्परेचर हमारा जो है ऊपर होगा या नीचे होगा तो ये क्या होगा कि फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा हमारे ब्रेन के पास, या जहाँ जो वो मैकेनिज्म के पास जो हमारा होमोसिस करवाता है, ताकि वो एक्टिवेट हो और हमारी बॉडी का दोबारा से टेम्परेचर मेंटेन रखे. क्योंकि अगर जो ऑप्टिमल रेंज है उससे कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में ऊपर नीचे होती है तो हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाएगी. तो जो है रिसेप्टर होते हैं और इसके अलावा तो वो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना, कि ये कंडीशन जो है ऑप्टिमल स्टेट से जो है आगे पीछे हो गई है, तो उसको दोबारा से उसको अपनी रेंज में लाने के लिए जो है होमोस्टेसिस जो है वर्क करेगा. Components of
होमोस्टेसिस। तो होमोस्टेसिस को करने के लिए बॉडी में जो होमोस्टेसिस के जो मैकेनिज्म है उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वर्क करते हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से कॉम्पोनेंट है? नंबर 1 है थर्मोरेगुलेशन। व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना जो है इसको बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। सेकेंड वन इज ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जो वाटर सॉल्वेंट, वाटर को सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्यूट मीन्स जो सॉल्ट है, ठीक है ना, उसकी जो लेवल है उसको मेंटेन रखने को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। द थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में जितना भी वेस्ट जमा होता है, जो मतलब हम कोई भी चीज़ जब खाते हैं, ठीक है ना, उसमें जो यूज़फुल मटीरियल होता है वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो बॉडी को नीड होती है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके अलावा जो वेस्ट होता है, जो मतलब हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, अनवांटेड जो मटीरियल होता है, उसको बॉडी से स्क्रीट आउट करना, ठीक है ना, इसको प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। मींस रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। जो बॉडी में जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करना बॉडी से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगर वो वेस्ट बॉडी में रहे तो क्या होगा कि वो जो है हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। तो वो जो है इसलिए उसका रिमूव करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देते हैं कि अगर आपके पास एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है ना, तो आप चिप्स के पैकेट में क्या करेंगे? चिप्स खा लेंगे। चिप्स जब खा लेंगे तो आपका जो पास जो रैपर है, मीन्स आपने वो वेस्ट जो इसमें जिसमें जो यूज़फुल चीज़ थी आपने खा ली। अब उसका जो रैपर है वो आपके किसी भी काम का नहीं, तो उसको क्या करेंगे? आप अपने पॉकेट में लेके घूमेंगे तो नहीं, उसको डस्टबिन में फेंक देंगे, मतलब उसको जो ये आपने रिमूव कर दिया। तो सेम हमारी बॉडी में भी ऐसी होता है कि जो चीज़ें जो हम हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है वो तो हमारी बॉडी जो है यूज़ कर लेती है, और जो बाकी मटीरियल है जो कि वेस्ट है वो क्या होता है कि वो प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन के ज़रिए जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो ये 3 कंपोनेंट्स है, 3 एस्पेक्ट्स हैं होमोस्टेसिस के, जिसके ज़रिए जो है बॉडी की तमाम इन्वायरमेंट जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना इन तीनों का काम है। थर्मोरेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर को, जो बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन रखना। ऑस्मोरेगुलेशन बॉडी में जो वाटर है और सॉल्यूट है, मतलब सॉल्ट है, उसको जो है उसके लेवल को मेंटेन रखना। देन द अदर वन इज एक्सक्रीशन, मतलब जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको बॉडी से पास आउट करना, रिमूव करना। ये जो है 3 एस्पेक्ट है जो कि होमोस्टेसिस में जो है के एस्पेक्ट्स जो वर्क करते हैं हमारे बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में। हम कुछ कंडीशन की बात करेंगे, कुछ सोल्यूशन की बात करेंगे। एज यू ऑल नो दैट आवर बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर, ठीक है ना। ज़्यादातर हमारी बॉडी में क्या है? वाटर से कंपोज हुआ है, वाटर है इसमें। तो हम कुछ सोल्यूशन की बात करेंगे कि हाइपरटोनिक क्या होता है? 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है ना। हाइपरटोनिक क्या मतलब है? मीन्स ऐसे यहाँ सॉल्यूट मीन्स सॉल्ट और सॉल्वेंट मतलब वाटर। वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं कि सॉल्ट, ठीक है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन जिसमें जो है सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट की अमाउंट, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी, सॉल्ट की क्वांटिटी क्या है वो हायर है किससे? सॉल्वेंट से, उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स इक्वल सॉल्यूट कंडीशन, मतलब इक्वल अमाउंट जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। एंड हाइपरटोनिक मीन्स कि सॉल्यूट की जो अमाउंट है, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है? लो है देन सॉल्वेंट वाटर, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जैसे वाटर है, ठीक है ना, अगर हम वाटर की बात करें, सी वाटर की, तो उसमें जो सॉल्ट की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, हाइपरटोनिक वाटर है, ठीक है ना। इस तरह जो फ्रेश वाटर है उसमें क्या है कि सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट की अमाउंट कम होती है, मतलब होता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस तरह अगर हम बॉडी की बात करें, जो हमारी बॉडी के सेल है उसमें अगर हम बॉडी का जो कंडीशन अगर हाइपोटोनिक हो जाए, मींस हमारी बॉडी में जो ऑप्टिमल रेंज है उससे बढ़कर पानी आए, तो क्या होगा? उससे कम पानी आए, मींस कम जो है आयन ज़्यादा हो और पानी जो है कम हो, तो क्या हो जाएंगे? जो हमारे सेल है वो क्या हो जाएंगे? वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा कि वो श्रिंक हो जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह फिर अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है मींस इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर और इक्वल अमाउंट ऑफ आयंस जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होंगे? हमारे जो सेल है वो सर्वाइव करेंगे
और अगर ऐसी कंडीशन हो कि हाइपोटोनिक कंडीशन हो, मींस बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर बढ़ जाए और आयंस जो है कम हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा वाटर बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा कि जो सेल है वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रस्ट हो जाएंगे, मतलब वो इतने पानी में इतना बढ़ जाएगा कि वो क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, तब तब भी जो है हमारे सेल डैमेज हो जाएंगे। तो मीन्स हमारी बॉडी को जो है आइसोटोनिक सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब हर चीज़ जो है इक्वल अमाउंट में हो। As I told you that there are थ्री एस्पेक्ट या थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस के जो मैकेनिज्म है वो थ्री मैकेनिज्म है। हम उनको वन बाय वन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है बॉडी के इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? Osmoregulation is an important aspect in homeostasis. It involves maintaining a balance between water and solute content of cell, ठीक है ना। से मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि बॉडी को मेंटेन, बॉडी के में जो है वाटर और सॉल्यूट के क्वांटिटी को, के लेवल को मेंटेन रखना होता है। मीन्स हमारी बॉडी में जो सॉल्यूट है, मीन्स जो सॉल्ट है और जो है वाटर, उसके लेवल को मेंटेन रखने का काम किसका है? ऑस्मोरेगुलेशन का है। तो मीन्स सेल के जो सेल में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम आप सुनने को आपको मिलेगा, दैट इज ऑस्मोसिस। आपने बॉटनी में भी स्टडी किया होगा। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर अक्रॉस द सेमी मेरेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है ना। क्या होता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि जो वाटर की मूवमेंट है, ठीक है ना, वाटर की मूवमेंट जो है हमेशा हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में होती है। मीन्स हाई से लो में इजीली जो है वाटर जो है मूव कर लेता है, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है ना। इन एनिमल्स द प्रोसेस इज ब्रॉट अबाउट बाय ऑस्मोरेसेप्टर्स। अच्छा, बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको ऑस्मोरेसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। वो ये तमाम प्रोसेस जो है उसके ज़रिए जो है एनिमल्स में होता है, जो कि विच कैन डिटेक्ट चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैव ऑस्मोरेसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे आपने कोल्ड ब्लडेड का भी सुना होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। लेकिन ह्यूमन जो है, ह्यूमन है और बर्ड्स हैं, ठीक है ना, दे आर वार्म ब्लडेड बिकॉज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ह्यूमन्स और कुछ और जो है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो है, उनमें बॉडी में जो उनके ऑस्मोरेसेप्टर कहाँ लगे होते हैं? हाइपोथैलेमस में लगे होते हैं। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स को रिलीज करना पिट्यूटरी ग्लैंड से और एड्रिनल ग्लैंड से। और इसका जो एक और फंक्शन है वो होमोस्टेसिस में भी इसका फंक्शन है, ठीक है ना। होमोस्टेसिस भी ये करवाता है, मींस बॉडी की एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी इसका काम है। मींस जब बॉडी का टेम्परेचर जो है रेंज से ऊपर नीचे होगा, तो जो फीडबैक है हाइपोथैलेमस ही जो है क्या करेगा, ये मैकेनिज्म करवाएगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करवाएगा, ठीक है ना। तो ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। हम ऑस्मोरेगुलेशन को स्टडी करेंगे क्योंकि टेरेस्ट्रियल मतलब वो एनिमल जो कि लैंड लिविंग एनिमल है, मतलब जो लैंड के ऊपर रहते हैं, उनमें कैसे होती है ऑस्मोरेगुलेशन। एंड एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें कैसे होती है ऑस्मोरेगुलेशन, कैसे वो मेंटेन रखते हैं वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को बॉडी के अंदर। Mechanism of osmoregulation is also very important for all groups of animals, वेदर इनहिबिटिंग लैंड और वाटर, ठीक है ना। जो मैकेनिज्म है ऑस्मोरेगुलेशन का और ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन रखना की जो मैकेनिज्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमाम एनिमल्स के लिए, चाहे वो लैंड के ऊपर रहते हो चाहे वो वाटर के ऊपर रहते हो, ठीक है ना। Unlike plant cells, animal cells when placed in hypotonic solution burst due to the continuous absorption of water, ठीक है ना। जो एनिमल का सेल है, ठीक है ना, अगर उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर उसको रख दिया जाए, हाइपोटोनिक मीन्स जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे सॉल्यूट कम हो और वाटर ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि उसमें अगर एनिमल सेल को रख दिया जाए तो वो भी जो है
वो ब्रस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ब्रस्ट? क्योंकि उसके सेल में जो है वाटर जो है फिल हो जाएगा और वो जो अमाउंट है उसकी इक्वल अमाउंट है उससे ज़्यादा फिल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि वो स्वेल हो के ब्रस्ट हो जाएगा, मीन्स डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सेल को देख सकते हैं कि सेल में जब वाटर एंटर हुआ, बहुत ज़्यादा एंटर हुआ, हद से ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा। फिर स्वेल होने के बाद जो उसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि वो ब्रस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर उसको जो है हाइपरटोनिक कंडीशन में रख दिया जाए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए, तो मतलब मीन्स उस कंडीशन में जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो और वाटर की जो है कम हो, तो मीन्स अब सेल को जो है वाटर कम मिकदार में मिल रहा है, तो फिर क्या होगा कि उससे वाटर जब सारा निकल जाएगा, मीन्स वाटर कम होगा तो उसको कम्प्लीटली वाटर नहीं मिलेगा, तो वो सेल क्या हो जाएगा कि वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट हो जाएगा तो मीन्स वो श्रिंक हो जाएंगे, सूख जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, तो उसके तब भी वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तब भी डैमेज हो जाएगा। सिर्फ वो कंडीशन जिसमें क्या है कि वाटर एंड सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो बैलेंस होगी, ठीक है ना, तो वो क्या होगा कि उसमें सिर्फ सेल सर्वाइव करेगा। मींस आइसोटोनिक कंडीशन में सिर्फ जो है सेल सर्वाइव करेगा, ना ही हाइपोटोनिक में सर्वाइव कर पाएगा, ना ही जो है हाइपोटोनिक में सर्वाइव कर पाएगा। सिर्फ जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, मींस इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, इक्वल अमाउंट ऑफ जो है सॉल्ट, ठीक है ना, तो उसमें जो है जो प्रॉपर अमाउंट है, ठीक है ना, एक सेल के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसी में ही जो है सेल जो है सरवाइव कर पाएगा। सबसे पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल में स्टडी करेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल मींस वो एनिमल्स जो कि लैंड के ऊपर रहते हों, ठीक है ना, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो है मैमल्स हैं। तो हम इन एनिमल्स की बात करेंगे कि कैसे जो है इसमें ऑस्मोरेगुलेशन होती है, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं, जो लैंड लिविंग एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनको अपनी बॉडी से एक्सेसिव वाटर को रिमूव करना जो है इजी होता है। क्यों? क्योंकि जो एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल जो है वाटर में ही रहते हैं, उनके वाटर ही होता है, फिर जब उनकी बॉडी में अगर एक्सेसिव वाटर हो जाए तो उनको रिमूव करना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो लैंड लिविंग एनिमल्स हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली तो एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट में, तो उनकी स्किन जो होती है, ठीक है ना, तो उसके ज़रिए जो है वो वाटर को लॉस इजीली कर सकते हैं बाय एवाप्रेशन, मतलब बॉडी से वाटर को एवाप्रेट करके, ठीक है ना। तो इस तमाम उसमें के जितने भी लैंड लिविंग एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल ग्रुप है वो है आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, जो वो मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है। आर्थ्रोपोड्स जो है जिसमें तमाम आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि वो फाइलम आर्थ्रोपोड्स जिसमें तमाम इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो आर्थ्रोपोड में आते हैं। दे आर इनवर्टिब्रेट्स, लेकिन वर्टिब्रेट्स जो फाइलम कॉर्डेटा है कंप्लीट जो है ये वर्टिब्रेट्स से, इससे पहले जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो इन्वर्टिब्रेट्स है। तो आर्थ्रोपोड्स इन्वर्टिब्रेट है, लेकिन इन्वर्टिब्रेट में आर्थ्रोपोड्स एंड इसके बाद वर्टिब्रेट्स जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने क्योंकि इन्होंने डेवलप किए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी अपनी बॉडी की ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन जिससे रखते हैं, मीन्स अपने बॉडी के जो फ्लड है उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से जो है स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से ऐसे एडेप्टेशन इनके पास जिससे क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के ऑस्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म को, ये बॉडी फ्लड को मेंटेन रखते हैं। तो हम उसको वन बाय वन जो है अब पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है that is waterproof external covering to prevent water loss through external surface, ठीक है ना। vertebrates जो है like reptiles, birds and mammals have waterproof keratinized epidermis, ठीक है ना। similarly the insects have developed an external waterproof layer called cuticle, ठीक है ना। जैसे कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, ठीक है ना, मतलब ऐसी कंडीशन जैसे कि अगर बॉडी में वाटर कम है तो वाटर को जो है बॉडी से, मतलब अगर पूरा वाटर बॉडी से बाहर आ जाएगा तो उनके सेल क्या हो जाएंगे, पानी की जब कमी हो जाएगी तो मीन सेल जो है श्रिंक हो जाएंगे। तो उस वाटर लॉस को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, ये इनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल जो सरफेस है, मतलब बॉडी का जो बाहर की सरफेस है, कौन किसकी, जैसे कि वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स में क्या है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं, उनके पास क्या होता है कि वाटरप्रूफ मीन्स जिससे वाटर का बाहर निकलना मतलब जो है मुश्किल होता है, ठीक है ना। कैटेनाइज एपिडर्मिस, जो अच्छा जो बॉडी की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है ना। तो वो कैटेनाइज इनके पास एपिडर्मिस होती है जो कि वाटरप्रूफ होती है। कैटेनाइज मीन्स
ये बॉडी जो है, बॉडी जो है उसके ऊपर जो लेयर होती है, ठीक है ना, ये प्रोटीन से जो है, प्रोटीन के जो है ऐसे पतले पतले जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे बनी होती है, जिसको बोलते हैं कैराटीन। कैराटीन इसको, और इस लेयर को कैराटिनाइज बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि ये वाटर प्रूफ होती है और वाटर लॉस जो है इससे नहीं होता। तो ये बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स जो है, इनकी एक्सटर्नल कवरिंग जो है वाटर प्रूफ कैराटिनाइज से बनी होती है, जिससे क्या होता है कि उनका वाटर लॉस प्रिवेंट होता है, ठीक है ना। इस तरह जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, जैसे हमने पहली बात की थी आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स जो है मोस्ट सक्सेसफुल है, तो इंसेक्ट्स जो है आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, तो उनकी भी एक्सटर्नल जो बॉडी है उसके ऊपर एक वाटर प्रूफ लेयर होती है, जिसे कि क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है ना। उसमें प्लांट्स में भी यही होती है। तो सेम लाइक प्लांट, ठीक है ना, इंसेक्ट्स की भी जो बॉडी के ऊपर जो है ना वैक्स की जो है एक लेयर होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद उसमें एक वैक्स की लेयर होती है, वाटर प्रूफ लेयर, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, जिससे वाटर लॉस उनकी बॉडी से नहीं होता। देन जो है सेकंड जो इनके पास एडेप्टेशन है, दैट इज स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। मींस ये बॉडी में स्टोर, थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं वेस्ट मटेरियल को, उसके बाद जो है बॉडी से उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है ना, excrete uric acid as nitrogen waste which is insoluble in water, ठीक है ना। it is stored temporarily, ठीक है ना, in cloaca where water is reabsorbed from it before its removal from the body in semi फ्लड फॉर्म, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और इंसेक्ट्स, ठीक है ना, इन तीनों की बात हो रही है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है ना, इनकी बात हो रही है। यहाँ पे हम मैमल्स की बात नहीं कर रहे। क्या करते हैं कि ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड एज नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है ना, अपनी बॉडी से जो है ये रिमूव करते हैं, जो कि इनसॉलेबल है वाटर में, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये टेम्पररी कुछ देर तक क्या होता है कि ये बॉडी में, कहाँ, इनके कौन से पार्ट में, क्लोका में जो है ये स्टोर होता है। व्हाट इज क्लोका से अगर हम मैमल्स की बात करें तो उनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पैसेज और स्क्रीटरी पैसेज जो है अलग अलग होते हैं, मतलब डिफरेंट दो पैसेज होते हैं उनके पास, स्क्रीटरी और रिप्रोडक्टिव पैसेज उनका बिल्कुल सेपरेट होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स में क्या होता है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव और जो एक्सक्रीटरी पैसेज होता है वो सेम ही होता है, जिसको बोलते हैं क्लोका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो वेस्ट है वो कुछ देर के लिए स्टोर होता है, टेम्पररी जो है ना वहाँ पे स्टोर होता है, जहाँ पे क्या होता है कि वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब अगर अगर ये ना हो तो क्या होता है कि वाटर सारा जो है इनके वेस्ट के साथ जो है ना बाहर, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि वाटर जो है दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बिफोर जो ये वेस्ट है, रिमूवल ऑफ जो है वेस्ट जो है बॉडी से, इससे रिमूवल से पहले जो है वाटर जो है रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। देन थर्ड जो इनके पास जो एडेप्टेशन है, दैट इज यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है ना। सम मैमल्स की बात करें हम, लाइक कैमल एंड कैंगरू रैट मेक यूज ऑफ वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है ना। जैसे कि कैमल के बारे में सुना होगा आपने, और कैंगरू रैट, यहाँ की कैंगरू नहीं है, कैंगरू रैट है, ठीक है, सहरा का इसको रैट जो होता है वो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैंगरू रैट, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये वाटर प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी फैट। जब इसकी बॉडी में जो फैट है वो ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या करेंगे, वाटर जो है बॉडी में प्रोड्यूस होगा, जो कि यूजफुल होगा इनका। तो ये क्या है, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, जिससे क्या होगा कि इनके बॉडी को वाटर मिल रहा होगा, ठीक है ना। स्टोरिंग द वेस्ट, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट जो है स्टोरिंग द वेस्ट, ठीक है ना। मैमल्स डू रिटेन सम यूरिया इन देयर किडनीज वेयर इट हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना। हमने पहले बात की रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और इंसेक्ट्स की, अब हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, कि मैमल्स क्या करता है कि वो यूरिया को जो है अपनी जो यूरिया है, ठीक है, जो वेस्ट है, ठीक है ना, वो किडनी में जो है स्टोरेज के लिए स्टोर होगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे वाटर जो है रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है बाकी जो वेस्ट है वो बॉडी से पास आउट, मतलब रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एडेप्टेशन थी जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है अपने ऑस्मोरेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं इसके ज़रिए। तो अब हम बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल, कैसे जो है एक्वेटिक एनिमल में ऑस्मोरेगुलेशन होती है। एक्वेटिक एनिमल्स मींस वाटर में रहने वाले जानवर, ठीक है ना, पानी में रहने वाले जानवर, ठीक है ना। एक्वेटिक में मेन दो टाइप्स हैं, जिसके फ्रेश वाटर और एंड
मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर मीन्स मीठे पानी में, और जो है मैरीन में नमकीन पानी में। तो हम दो तरह के एनिमल्स की बात करेंगे, वो एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में इनहिबिट है, एंड द अदर वन इज़ वो एनिमल्स जो कि मैरीन वाटर में इनहिबिट है। तो हम पहले जो है फ्रेश वाटर की बात करेंगे कि फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स है वो कैसे जो है ऑस्मो रेगुलेशन जो है परफॉर्म करते हैं अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए। सबसे नंबर वन है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के जरिए, ठीक है ना। व्हाट इज कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है ना। अच्छा, फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा, protists like amoeba, parameciums bear one or more membrane bond tiny sac called contractile vacuole, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट है, मीन्स जो प्रोटिस्ट आपने किंगडम प्रोटिस्टा आपने स्टडी किया था फर्स्ट ईयर में कि किंगडम प्रोटिस्टा में वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं वो आते हैं, और उनको जो है ना ही हम एनिमल्स में क्लासीफाई करते हैं, ना ही प्लांट्स में, और ना ही जो है फंजाई में, ठीक है ना। लेकिन फिर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो कि एनिमल लाइक होते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एनिमल की तरह होते हैं, इसलिए हम उनको जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हम कह रहे थे। तो उसमें हम अमीबा और पैरामीशियम की बात करेंगे कि ये दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। उनमें क्या होता है कि इनमें वन और मोर एक एक साथ जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है एक सेक टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल कहते हैं उसको। कॉन्टेक्टाइल क्यों कहते हैं, कॉन्टेक्टाइल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इसमें एबिलिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि फ्रेश वाटर जो प्रोटिस्ट है, ठीक है ना, इनमें हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है देन देयर सराउंडिंग वाटर, ठीक है ना। सो वाटर जो है जो इजीली जो है क्या होता है कम बाय इन बाय ऑस्मोसिस। अच्छा, देखिए क्योंकि अमीबा जैसे यहाँ पे अमीबा बना हुआ है, ये अमीबा है, ठीक है ना। तो अमीबा जो है फ्रेश वाटर में इनहिबिट करता है, तो ये इसके सराउंडिंग जो वाटर है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर, उसमें क्या होता है कि वाटर की कंसनट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, और सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होगी। तो मीन्स ये कौन सा इन्वायरमेंट है, इसके इर्द गिर्द कौन सी कंडीशन है, कौन सा सोल्यूशन है, ये है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट जो है वो कम है और वाटर जो है ज़्यादा है, और अंदर जो अमीबा की बॉडी का जो इन्वायरमेंट, उसमें क्या होगा कि उसमें जो है वाटर जो है वो कम होगा, और जो सॉल्ट है वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ वाटर कम, यहाँ कम है, ज़्यादा है, ठीक है ना, बाहर ज़्यादा है। तो हम यहीं पे ये बात स्टडी कर रहे हैं कि जब हमने ऑस्मोसिस को स्टडी किया था कि उसमें इजीली जो है हायर कंसंट्रेशन से जो है लोअर कंसंट्रेशन में जो इजीली जो है वाटर फ्लो करेगा। तो मीन्स यहाँ अब अमीबा की बॉडी में यहाँ बाहर से वाटर आना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो इजीली जो है वाटर एंटर होगा। तो क्या होगा कि बॉडी में जो है जो है वाटर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद क्या होगा, जो एक्सेस वाटर है, ठीक है ना, एक्सेस वाटर जो है कहाँ होगा, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। ये इसमें स्टोर हो गया, अब ये इसमें स्टोर होता रहेगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वाटर जो है एंटर होता रहेगा कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में। फिर क्या हो जाएगा कि जब कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल फिल हो जाएगा, मीन्स अब इसमें कैपेसिटी नहीं रहेगी कि इसमें और पानी आ सके, तो ये जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है ये आके जो है जो मेम्ब्रेन है इसकी बाहर की मेम्ब्रेन, उसके साथ आके जो है ये अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद जो है ये ओपन होगा, ओपन से होने के बाद जो इससे वाटर है वो क्या होगा, जो एक्सेस वाटर है वो क्या होगा, बॉडी से बाहर रिमूव, सराउंडिंग वाटर में जो है रिमूव होगा। और ये जो साइकिल है ये रिपीट होती रहेगी, ठीक है ना, ऐसी वाटर आता रहेगा। क्योंकि अगर वाटर ना आया तो क्या हो जाएगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा कि मीन्स वाटर अंदर बॉडी में ना आया, तो बॉडी में अंदर जो है वाटर की कमी हो जाएगी। वाटर की कमी हो जाएगी तो जो एनिमल है वो क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा। मीन्स अब इसको जो इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं मिलेगी, तो वो ब्रस्ट हो जाएगा। जैसे हमने पहले स्टडी किया था कि अगर सेल को वाटर कम मिले तो वो क्या होगा, वो डिहाइड्रेट होकर वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह सेम ये भी डिहाइड्रेट हो जाएगा। जब डिहाइड्रेट हो जाएगा मीन्स तो ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो वाटर है वो क्या होगा, वो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर, पानी आता रहेगा लगातार, और जो एक्सेस वाटर है वो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर होता रहेगा। फिर जब वो फिल हो जाएगा तो वो इजीली जो है बॉडी से बाहर की तरफ जो है अटैच होकर बॉडी से बाहर जो है इससे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो डिस्चार्ज आउट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है ना। तो इस तरह ही जो है अपने कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स के ज़रिए जो है जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो जो है अपने बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन को और बॉडी के फ्लड को मेंटेन रखते हैं। जैसे कि हम प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। So student, it's all about today's lecture.
आज हमने फ्रेश वाटर एनिमल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए कैसे जो है ऑस्मोरेगुलेशन होती है, इस प्रोटिस्टा की बात की हमने। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी कुछ और एनिमल्स की बात करेंगे जो कि फ्रेश वाटर इनहिबिटिंग ऑर्गेनिज्म है, कि उनमें कैसे ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म होती है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।